बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा। दरभंगा में क्या होता है दोस्तों, एक हॉस्पिटल होता है। वहाँ पे एक लड़की आती है आफरीन नाम की, जो कि अपनी भाभी को दिखाने के लिए आई थी। उसका इलाज होना था वहाँ पे, और उसे अपनी भाभी के साथ वहाँ पे कई दिनों तक रुकना था। अब जब वो अपनी भाभी के साथ वहाँ पे रुक रही थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रघुनंदन पासवान, जो कि वहाँ पे सफाई कर्मचारी होता है। अब सफाई कर्मचारी से क्या होता है, इस आफरीन नाम की लड़की का प्रेम संबंध हो जाता है। इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, और ये दोनों फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। इसके बाद ये लड़की अपने घर चली जाती है, और इन दोनों का प्यार आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, दरभंगा से 1830 किलोमीटर दूर इस लड़के की यानी कि रघुनंदन पासवान की लाश पाई जाती है। अब जैसे ही रघुनंदन पासवान की लाश पाती है, तो सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर रघुनंदन पासवान की लाश 1830 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची। अब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो दोस्तों रघुनंदन पासवान के हाथ पे 2 लेटर लिखे होते हैं। एक लिखा होता है आर और एक लिखा होता है ए। और अब इन 2 लेटर में से ही एक शब्द ऐसा था जिसमें कि कातिल का नाम छुपा हुआ था। और अब पुलिस आखिरकार उस कातिल को ढूंढ लेती है, और जो कातिल होता है दोस्तों, उसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं होता कि आखिर इस लड़के की हत्या किसने की। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कहानी शुरू करने से पहले। दरअसल रघुनंदन पासवान की जो लाश पाई थी, वो अलग अलग थैलियों में छोटे छोटे पीसों में पाई थी। दोस्तों कहानी शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है दरभंगा, और दरभंगा का ही एक थाना लगता है मनीकांची, और मनीकांची थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है कनहोनी। दरअसल जितेंद्र पासवान जो कि इसी गांव के रहने वाले होते हैं। मैं बात कर रहा हूं 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे का समय होता है। जितेंद्र पासवान का एक बेटा है जिसका नाम रघुनंदन पासवान है, जिसकी उम्र 21 साल है। अब होता क्या है, रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास जितेंद्र पासवान अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। अब रघुनंदन पासवान उनसे कहता है कि पिताजी मैं अपने दोस्त के घर पे आया हुआ हूँ, और थोड़ी ही देर में मैं इससे बात कर लूँ, उसके बाद मैं इसे फ्री करके मैं वापस घर चला जाऊँगा। अब जो जितेंद्र पासवान है उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि चलो उनके बेटे से उनकी बात हो गई। दरअसल जो जितेंद्र पासवान थे उन्हें अपने बेटे की बहुत चिंता रहती है, इसीलिए वो उसको बार बार फ़ोन करते रहते हैं। अब जैसे ही उनके बेटे से बात हो जाती है, उसके बाद उन्हें संतुष्टि मिल जाती है, कोई बात नहीं बेटा घर आ जाएगा। अब दोस्तों कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन रघुनंदन पासवान क्या है अपने घर नहीं पहुंचता। अब सुबह हो जाती है, यानी कि 1 नवंबर 2024 की सुबह आ जाती है, लेकिन रघुनंदन पासवान अपने घर पे नहीं पहुंचा। अब क्या होता है, जो जितेंद्र पासवान होते हैं उनके पिता रघुनंदन पासवान को फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि रघुनंदन पासवान का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ है। अब जो उसके पिता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ है तो क्यों है, क्योंकि रात को तो उनके बेटे से बात हुई थी और वो कह रहा था कि थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो घर भी नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अब जो रघुनंदन पासवान है जिसने जो बताया था कि वो अपने दोस्त के घर पे गया हुआ है, तो जो उसके पिता होते हैं जितेंद्र पासवान, वो उसी दोस्त को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, रघुनंदन तुम्हारे पास था रात को, अभी तक घर कैसे नहीं आया। तो वो दोस्त साफ मना कर देता है कि अंकल रघुनंदन मेरे घर पे तो रात को आया ही नहीं, अब आया होता तो मैं आपको बताता। अब जैसे ही रघुनंदन की बारे में ये वाली बात पता चलती है कि रघुनंदन तो अपने दोस्त के घर पे गया ही नहीं है, उसके पिताजी बोलते हैं बेटा सही सही बताओ, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, बताओ रघुनंदन कहाँ है, उसने ही बोला था वो रात को तुम्हारे घर पे है।
लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो साफ इनकार कर देता है कि रघुनंदन रात को मेरे घर पे नहीं आया था। हो सकता है वो कहीं और गया हो, लेकिन मेरे घर नहीं आया। अब जैसे ही उसके पिता को ये वाली बात पता चलती है कि रघुनंदन तो रात को उसके घर पे गया ही नहीं, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब दोस्तों रघुनंदन के पिता और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जहाँ जहाँ रघुनंदन जा सकता है उसके माता पिता हर जगह जाते हैं, उसके हर दोस्त से पूछते हैं, लेकिन रघुनंदन के बारे में उनको कोई भी बात पता नहीं चलती कि आखिर रघुनंदन गया तो गया कहाँ। अब दिन बीतना शुरू हो जाते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, और अब आ जाती है 10 तारीख। अब जो रघुनंदन के माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हर जगह ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। आखिरकार वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि रघुनंदन ने बताया था कि मैं इस एरिया में हूँ। वो उसी एरिया के थाने में जाते हैं और जाके कहते हैं कि साहब 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे मेरे बेटे रघुनंदन से बात हुई थी, जिसकी उम्र 21 साल है, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गया है। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप कृपया करके उसे ढूंढ दीजिए। रघुनंदन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि रघुनंदन उन्हें कहीं भी नहीं मिला था। और इसी बीच दोस्तों 11 नवंबर 2024 का ही ये दिन था। दरअसल होता क्या है, महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई और मुंबई का ही एक एरिया पड़ता है गोरई, और उसी के पास में सैफाली है, और सैफाली के पास एक गांव पड़ता है बावड़पाड़ा। और बावड़पाड़ा में क्या होता है दोस्तों, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही होती है। अब बहुत ज़ोर से दुर्गंध आ रही होती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब जब परेशान होते हैं तो वो 112 नंबर पे कॉल कर देते हैं। अब जैसे ही वो 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो तुरंत पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। और अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखते हैं वहाँ पे 7 पॉलीथीन रखी हुई हैं, और उन पॉलीथीन के अंदर से ही बहुत ज़ोर से बदबू आ रही है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन पॉलीथीन को खोल के देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उन 7 पॉलीथीन के अंदर शरीर के अलग अलग हिस्से रखे होते हैं। किसी में हाथ होता है, किसी में पैर होता है, किसी में सर होता है, तो किसी में शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं। अब उन्हें देखकर साफ मालूम हो रहा था कि ये जो शरीर के हिस्से हैं ये किसी लड़के की हैं, और इस लड़के की उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन सभी शरीर के हिस्सों को जब्त कर लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और साथ ही में जितने भी आसपास के थाने थे उन सभी थानों में इनके फ़ोटोज़ को सर्कुलेट करवा देते हैं, और साथ साथ ये भी सूचना पहुंचा देते हैं कि अगर आपके थाना क्षेत्र के अंदर में कोई भी ऐसी सूचना आई हो कि जहां पे 21-22 साल का लड़का या इससे आगे पीछे की उम्र का लड़का कोई गायब है तो उसके बारे में हमें बता दें, ताकि हमको पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। और अब दोस्तों पुलिस वाले क्या करते हैं, उस इलाके के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं पुलिस वाले उन सभी की फुटेज को चेक करते हैं, तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक ऑटो आता है और ऑटो ही जाता है, लेकिन क्या होता है उसका नंबर जो है साफ से दिखाई नहीं देता। उसमें बस यही दिखता है कि ऑटो उधर की साइड गया और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। इससे पुलिस वालों को ये महसूस हो जाता है कि शायद हो ना हो इस लाश को इस ऑटो के अंदर ही यहाँ पे लाया गया है। अब होता क्या है दोस्तों, एक तरफ जो उस लड़के के शरीर के 7 टुकड़े मिले थे उसके कातिल को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे और उसके बारे में जानकारी निकाल रहे थे कि आखिर ये लाश किसकी है। और दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, जो रघुनंदन पासवान के जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी क्या होता है, तभी एक पुलिस वाला कांस्टेबल होता है, वो उसके पिता से बोलता है कि एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वही घूम रही है, जहाँ पे कि एक लड़के के शरीर के 7 टुकड़े पाए गए हैं। आप देख लो कहीं वो आपका बेटा ही तो नहीं। तो जो रघुनंदन पासवान का बेटा होता है पिता होता है जितेंद्र पासवान, वो उससे कहता है कि ज़रा दिखाइए फ़ोटो। अब जैसे ही वो फ़ोटो दिखा रहा होता है, उन 7 फोटो में से एक फ़ोटो ऐसा होता है जिसे रघुनंदन पासवान का पिता जितेंद्र पासवान पहचान जाता है, और वो साफ कह देता है कि ये तो मेरे बेटे की ही लाश है। अब वो कांस्टेबल उससे पूछता है कि आपको ऐसा कैसे लगा कि ये आपके बेटे की लाश है, तो वो बताता है कि मेरे बेटे के हाथ पे
RA लिख रहा है। अब और RA से ही वो अपने बेटे को पहचान पाया। अब जो कांस्टेबल होता है वो पूछता है कि RA का मतलब क्या है। R का मतलब तो रघुनंदन हो गया, A का मतलब क्या है। अब जो रघुनंदन पासवान का पिता होता है जितेंद्र पासवान, उस A की कहानी सुनाता है तो सभी पुलिस वाले वहां पर चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1.5 साल पहले से। 1.5 साल पहले क्या होता है, ये जो जितेंद्र पासवान थे, इनका बेटा जो था एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करता था जिसका नाम था रघुनंदन पासवान और उसकी उम्र थी 21 साल। अब वहाँ पे क्या होता है, एक लड़की आती है जिसकी उम्र में है 16-17 साल के आसपास होती है, जिसका नाम होता है आफरीन। दोस्तों आफरीन इस लड़की का बदला हुआ नाम है। दरअसल हमने इस नाम को ए से जोड़ने की कोशिश की है। आफरीन क्या होती है, उसकी भाभी का इलाज होना होता है इसके हॉस्पिटल में और आफरीन उसके साथ में उसकी देखभाल करने के लिए आई होती है। जैसे कि कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके साथ एक आदमी रुकता है ना, वैसे ही आफरीन भी रुकती है। और जो रघुनंदन पासवान था वो उस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी था। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। तो होता क्या है, आफरीन को किसी भी चीज़ की इस हॉस्पिटल में ज़रूरत हुआ करती थी तो रघुनंदन उसकी हेल्प कर दिया करता था, उसकी मदद कर दिया करता था। और ऐसे ही करते करते इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है और बातचीत प्यार तक पहुंच जाती है। अब प्यार तक पहुंच जाती है तो ये दोनों आपस में मिला भी करते थे। अब क्या होता है, इसकी भाभी का इलाज हो जाता है, वो अपने घर पहुंच जाती है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, रघुनंदन पासवान का घर और आफरीन के पासवान के घर में, इन दोनों के घर में 22 किलोमीटर दूर का फ़र्क था, लेकिन ये दूरी ज़्यादा नहीं थी। होता क्या था, इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा शिद्दत पे चल रहा था। जब भी आफरीन का मन हुआ करता था या फिर रघुनंदन का मन हुआ करता था तो ये दोनों क्या करते थे, फ़ोन उठाते थे, बात कर लिया करते थे। अब प्यार मोहब्बत की बातें ऐसी चल रही हैं, समय गुजरने लगता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, आफरीन के परिवार के लोग आफरीन को फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो उसको बात करते हुए पकड़ते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि बताओ ये कौन है, किससे बात कर रही है, कौन है, कहाँ से मिला। अब आफरीन उनको सारी बात बता देती है। अब जैसे ही आफरीन के परिवार के लोगों को पता चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, आफरीन को डांटते हैं, फटकारते हैं और उससे कहते हैं कि आगे से इस लड़के से मिलने की कोशिश भी मत करना। और इधर से रघुनंदन पासवान के घर पे पहुंच जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपका बेटा हमारी बेटी से बात करता है, इसको समझाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो रघुनंदन पासवान के घर वाले उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं और उससे भी कहते हैं कि आगे से इस लड़की से कैसा भी तुम्हें मतलब नहीं रखना है। दोस्तों ये दोनों परिवार बाकायदा आपस में बात करते हैं और इनके गांव में एक पंचायत भी आयोजित की जाती है जिसमें कि ये फैसला लिया जाता है कि अब ये लड़का और ये लड़की आपस में कभी भी बात नहीं करेंगे। अगर ये दोनों बात करने की कोशिश भी करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब दोस्तों जैसे ही ये पंचायत ख़त्म होती है तो रघुनंदन का जो पिता होता है जितेंद्र पासवान, उसको अंदर से एक डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग मेरे लड़के के साथ कोई गलत काम कर दें। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर लगता है पुणे, वो पुणे भेज देते हैं। पुणे में वो क्या करता है, वो पुणे जाकर एसी की एक कंपनी में लग जाता है और वहीं पे काम करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, रघुनंदन को वहाँ पे भी चैन नहीं मिलता। वो वहाँ से भी बार बार उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। और इधर जो लड़की का परिवार था, इधर लड़की के परिवार को भी अपनी लड़की की तरफ से डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी बेटी हमारे हाथों से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो ये हमारी बदनामी कर दे। तो होता क्या है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इस लड़की का एक भाई होता है जो कि मुंबई में रहता है और मुंबई में मीट का व्यापार करता है। ये क्या करते हैं, इस लड़की को इसके भाई के पास भेज देते हैं कि तुम अब अपने भाई के पास रहो। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लड़की के भाई का नाम था सत्तार, जो कि मुंबई के मीरा भयंदर में उसकी एक मीट की दुकान थी, वहीं पे वो मीट का व्यापार करता है। अब क्या होता है, ये लड़की होती है जो वो अपने भाई सत्तार के घर पे पहुंच जाती है। अब
ये दोनों वहाँ पे रहा करते हैं। जो लड़का था रघुनंदन पासवान वो पुणे में रहा करता था, और ये जो लड़की है जिसका नाम आफरीन है वो अपने भाई सत्तार के साथ मुंबई के मीरा भाईंदर में रहा करती है। दरअसल दोस्तों जो जितेंद्र पासवान था वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, उसे उसकी चिंता हुआ करती थी, इसीलिए जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान से रोजाना बात किया करता था। लेकिन होता क्या है, होता ये है जब तक रघुनंदन पासवान से वो बात नहीं कर लेता था, जब तक रघुनंदन पासवान अपने घर पे नहीं आ जाता था, जब तक जितेंद्र पासवान यानी कि उसके पिता को चैन नहीं मिलता था। लेकिन 30 अक्टूबर 2024 की शाम को यानी कि रात को 10:30 बजे के आसपास रघुनंदन पासवान और जितेंद्र पासवान की बात होती है। रघुनंदन बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर पे आया हुआ हूँ, थोड़ी देर में अपने घर पहुँचने वाला हूँ। लेकिन सुबह क्या होता है, सुबह रघुनंदन पासवान का मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ। जितेंद्र पासवान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब वो बताता है कि वो मुंबई के अंधेरी गया था। तो रघुनंदन पासवान मुंबई के अंधेरी गया था, तो जितेंद्र पासवान क्या करता है, मुंबई के अंधेरी में, मुंबई में, पुणे में और जहाँ जहाँ हो सकता था वो हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे उसका बेटा रघुनंदन पासवान नहीं मिलता। अब उसकी 11 दिन बाद लाश पाई जाती है। अब जैसे ही लाश पाई जाती है और 7 टुकड़ों में पाई जाती है, तो होता क्या है, जो जितेंद्र पासवान होता है उसका शक सीधे जो लड़की है उसके भाई सत्तार के ऊपर जाता है, क्योंकि वो मुंबई में मीट का व्यापार करता था। अब जैसे ही जो जितेंद्र पासवान है सत्तार का नाम रिपोर्ट में लिखवाता है, तो पुलिस अब सत्तार को ढूंढने लगती है। सीधे पुलिस क्या करती है, मुंबई के मीरा भाईंदर जाती है और वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेती है और सीधे थाने लेकर आती है। और अब दोस्तों पुलिस सत्तार से रघुनंदन पासवान के बारे में पूछना शुरू करती है। तो सत्तार पहले तो बात इधर उधर की करता है कि मुझे पता नहीं है, ये है वो है फलान ढिकान, लेकिन उसके बाद में पुलिस उसके साथ सख्ताई बरतती है। अब जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्ताई बरतती है तो ही सत्तार क्या है, तोते की तरह बोलने लगता है। अब हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आफरीन है वो सत्तार के घर पे रहा करती थी और जो रघुनंदन पासवान है वो पुणे में रहा करता था। अब आफरीन का मोबाइल जो है उसको उन्होंने क्या किया था, इसका नंबर बंद कर दिया था। आफरीन को फ़ोन पे बात नहीं करने दिया करते थे। और इधर से रघुनंदन आफरीन से संपर्क करने की पूरी कोशिश करता है। अब होता क्या है, रघुनंदन को किसी के ज़रिए पता चल जाता है कि आफरीन अपने भाई सत्तार के यहाँ पे है मुंबई में, जो कि तुम्हारे पुणे के नज़दीक में ही है। तो रघुनंदन को बड़ी खुशी होती है। अब रघुनंदन को रहा नहीं जाता। अब रहा नहीं जाता तो क्या होता है, रघुनंदन सीधे सत्तार के मोबाइल पे ही फ़ोन कर देता है। अब जैसे ही वो सत्तार के मोबाइल पे फ़ोन करता है तो सत्तार बड़े प्यार से उससे बात करता है। वो कहता है हाँ बताओ। तो वो साहब कहता है कि मुझे आफरीन से बात करनी है। तो सत्तार कहता है यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये लो बात करो आफरीन से। अब वो आफरीन से बात करवाता है और सत्तार इतना सीधा बन जाता है अपनी बहन के आगे कि पूछो नहीं। अब वो उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, उसे घर पे बुला लो, शाम की दावत दे दो। अब जो आफरीन है वो रघुनंदन को शाम की दावत दे देती है। अब रघुनंदन भी आंखों पे पट्टी बांध के सीधे आ जाता है सत्तार के घर पे। अब ये दोनों वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में ये दोनों शराब पीते हैं। और ये होता क्या है, रघुनंदन को बहुत सारी शराब पिला देता है जिससे कि वो टुल्ल हो जाता है। अब जैसे ही रघुनंदन ओवरडोज शराब के ले लेता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ। और सत्तार अकेला बैठ के शराब पी रहा होता है। अब सत्तार अकेला बैठ के जब शराब पी रहा होता है और जैसे ही उसकी शराब खत्म होती है तभी सत्तार को बहुत ज़ोर से गुस्सा आती है। वो अपने मन में सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बहन से मिलने के लिए मेरे ही घर में आ गया। जिस चाकू से या जिस बक्के से वो बकरे को काटा करता था वो उसे उठा के लाता है और उसकी गर्दन पे एक ही बार करता है जिससे कि उसकी गर्दन अलग हो जाती है। उसके बाद उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े करता है। अब 7 टुकड़े करने के बाद सत्तार सोचता है कि मैं अब इसके टुकड़ों को ठिकाने कैसे लगाऊं, कहाँ पे ठिकाने लगाऊं। अब ठिकाने लगाने के लिए बहुत देर तक सोचता है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसको छोटी छोटी पॉलीथिनों में पैक करता है। उसके घर पे पेंट के डिब्बे भी होते हैं, उनमें डाल लेता है और बाहर जाके एक ऑटो करता है। ऑटो वाले से बोलता है कि मुझे गोरे के पास जाना है, जिस गांव में उसकी लाश पाई थी। अब ऑटो वाला क्या है, इसको लेके जाता है। ये जंगल में गोरे के पास पहुंच जाता है
और वहाँ पे उस लाश को ठिकाने लगा के वापस उसी ऑटो में बैठ के वापस आ जाता है और ये सोचता है कि कातिल पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये सोचता है कि ये पकड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी सबूत इसने छोड़ा नहीं था और घर से बहुत दूर छोड़ के आया था उसकी लाश को। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो हाथ पे जो अल्फ़ाबेट थे आर और ए, इसकी वजह से सत्तार पकड़ा गया। 13 नवंबर 2024 को सत्तार सत्तार को पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो लड़की है आफरीन को उसके घर भेज दिया जाता है और जो रघुनंदन के माता पिता हैं वो भी रोते रोते अपने घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। प्यार मोहब्बत में ज़्यादा ना फंसे, इसमें कुछ भी नहीं रखा। पहले ही ड्रामे हो चुके थे। अगर रघुनंदन थोड़ा सोच समझ के अपने आप पे धैर्य रखता और आफरीन से दूर रहने की कोशिश करता तो शायद बच सकता था। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।